कहा जा सकता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के आने के बाद ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल रह गया? यस, यू कैन से ये एक नो डाउट कमर्शियल रेडियो स्टेशंस, बिकॉज पाकिस्तान में 2 तरह के रेडियो स्टेशन जो है वो मेजरली काम करते हैं, एक कमर्शियल और दूसरा है आपका नॉन कमर्शियल, जिसको हम कैंपस या कम्युनिटी रेडियोस भी कहते हैं। अब पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन आप अगर मैं बात करूं जो नॉन कमर्शियल रेडियो स्टेशंस हैं तो ऑलमोस्ट 60 ऐसे कैंपसेस हैं जहां पर रेडियोस काम कर रहे हैं। मीडिया स्टडीज़ जहाँ पर पढ़ाई जाती है वहाँ पर जो रेडियोज़ हैं वो काम कर रहे हैं और वो बच्चों को तालीम दे रहे हैं। वो अपनी अपनी जगह नए ब्रॉडकास्टर्स बना रहे हैं, सिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली जो लॉट है वो एंकरिंग में जाए, वो न्यूज़ एंकरिंग में जाए, वो टेलीविज़न का रुख करे, वो पब्लिक रिलेशंस एडवर्टाइजिंग का रुख करे, वो किसी भी ऐसी फील्ड को ज्वाइन करें लेकिन उन्हें बोलना एटलीस्ट आता हो, उन्हें पब्लिक डीलिंग आती हो, उन्हें बात पता हो। तो कहीं ना कहीं जब आपके साथ कमर्शलाइजेशन जुड़ जाती है तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा हावी हो जाती है, बजाय इसके कि आप उसका एक फॉर्मेट पे काम करें। आप ये देखें कि रेडियो की फील्ड क्या थी, रेडियो बताता क्या है। हमने डॉक्यू ड्रामा को ख़त्म कर दिया। कमर्शियल रेडियोज़ में आपको बहुत कम डॉक्यू ड्रामाज मिलते हैं, आपको बहुत कम डॉक्यूमेंट्रीज और फीचर्स मिलते हैं, आपको कैंपस रेडियोज़ में सुनाई देते हैं, लेकिन कमर्शियल रेडियोज़ में ये नहीं है। कमर्शियल रेडियोज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ या तो बैक टू बैक म्यूज़िक मिलेगा या फिर आपको एंकर बैठा मिलेगा जो कि आकर सडनली उसका मूड समझ में नहीं आ रहा तो चलो आज 2 घंटे मौसम पर ही बात कर लें। तो फिर जब आपके पास कोई सब्जेक्ट ओरिएंटेड टॉक नहीं है, कुछ पता नहीं है कि डायरेक्शन क्या है और इन 2 घंटों का इस्तेमाल कैसे करना है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ कारोबार ही रह जाता है पीछे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशनल्स की जगह बेनिफिशरीज जो है उन्होंने जगह ले ली है। यस। रेडियो का कोई ऐसा वाक़या सुना है जो किसी लिसनर के साथ जुड़ा हो, जो आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज हो? जो बड़े बड़े सरप्राइजेस होते हैं लिसनर्स के, तो आपके लिए कोई ऐसा सरप्राइज जो याद हो कि 16 सालों में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। और मेरी जो एक एफिलिएशन है मेरे लिसनर्स के साथ वो बहुत ज़्यादा है। इट्स क्वाइट डीप डाउन एंड इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और बड़े मज़ेदार वाक़यात भी हैं, कुछ इमोशनल भी हैं, कुछ मज़ेदार भी हैं। एक लाइटर साइड पर जो है वो वाक़या सुनाती हूँ कि बहुत फ़ैन्स होते हैं आपके और वो आपको बड़े मुख्तलिफ अंदाज से अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। सो वो एक स्टारडम जो आपका नया नया फील करना शुरू करते हैं वो बड़ा खूबसूरत होता है। जब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सो ऐसे बहुत सारे वाक़यात आए, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। और मज़ेदार सी बात ये होती थी कि अक्सर लोग मैसेज किया करते थे कि बाजी आपसे शादी करना चाहते हैं। तो उसमें ये भी लिख देना कि बाजी भी लिख देना और ये भी कह देना कि आपसे शादी करनी है। तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस को मैं बहुत इंजॉय करती थी कि अच्छा ओके फाइन। सेकेंडली ये कि एक वाक़या बड़ा खूबसूरत है। नारंग मंडी में मेरी एक लिसनर हुआ करती थी और आज भी वो लिसनर है और वो बहुत एक डाई हार्ट फैन वाला एक मामला था। शी सेलिब्रेटेड माई बर्थडे एट मीनार पाकिस्तान वंस एंड शी सपोज्ड टू गिव मी अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स। कभी मेरी कोई पिक्चर बना के भेजनी, कभी कुछ भेजना, कभी ख़त लिखना, कभी कुछ। तो उनकी जब शादी का मामला आया तो उन्होंने इन्विटेशन भेजा कि आपने शादी पर आना है। आई सेड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि इंशाल्लाह मैं आऊँ। और मैंने ये सोचा था कि जब आपको कोई इतनी मोहब्बत करता है तो आपको फिर उसको फीडबैक देना चाहिए, आपको भी इसको रिटर्न करना पड़ता है। तो आई सेड आई विल कम। तो वो बस तैयारी में थी मैं। मैंने हस्बैंड से कहा कि आई हैव टू गो टू नारंग मंडी, उनकी शादी है वहाँ पर। और उनकी शादी भी हो रही थी एक उस टाइम पर आई थिंक वो ASI थे या SHO थे शायद, उनके जो होने वाले हस्बैंड SHO थे। तो उन्होंने कहा कि आप जब तक नहीं आएंगे तब तक निकाह नहीं होगा। एंड आई सेड कि आप ये बात समझने की कोशिश करेंगे, एक तो आपका मियाँ थानेदार और दूसरी बात ये है कि मुझे आने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। लेकिन उस बंदी ने बात नहीं मानी और जब तक मैं नहीं पहुंची निकाह शुरू नहीं हुआ। क्या बात? तो ये एक बड़ी मतलब एक ऐसी याद है, वो आज भी मेरे साथ मौजूद है, आज भी सुनती हैं, आज भी देखती हैं और फीडबैक भी देती हैं कि लोग बड़ा प्यार, बहुत प्यार मिला लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मुश्किल हो जाता है साइकोलॉजिकली कि आपको जब छोटी उम्र में शोहरत भी मिल जाती है, आपके साथ 2-4 बंदा पैसे भी कमा लेता है और सारा कुछ हो जाता है, उसके बाद कुछ समझ नहीं आती व्हाट इज नेक्स्ट। ऐसा हुआ जिंदगी में कहीं पे कुछ स्ट्रक हुई कि
वो डिप्रेशन भी दे जाता? नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक तो ऐसा मामला हुआ नहीं, बिकॉज जो मेरे गोल्स थे वन बाय वन करते करते अभी भी स्ट्रगल जारी है। और वो जस्तजू जो आगे बढ़ने की है, वो जस्तजू जो यके बाद दीगरे कुछ ना कुछ करने की, वो जिंदा रखी है मैंने, और अभी लगता भी बहुत कुछ करना बाकी है। कौन सा ऐसा मोमेंट होता है जब आपका दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छोड़? ऐसा मोमेंट आता है, कई बार ब्रेकडाउन आते हैं आपकी लाइफ में, वो मुख्तलिफ डायरेक्शन से आते हैं। वो कभी कभी रिश्तों के एक ख़ास हॉल को देखते हुए, कभी कभी लोगों के रवैये, कभी कभी वर्क का बर्डन बहुत ज़्यादा, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाना, और कभी कभी ये सोचना कि शायद इस सब में मैं नहीं हूँ, एंड आई जस्ट वांट टू मीट माई सेल्फ, आई एम मिसिंग माई सेल्फ। तो तब लगता है कि यार बस इनफ इज इनफ नाउ, आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू टेक ब्रेक। तो वो आई थिंक ये 1 महीने से जो मैं ब्रेक पर हूँ, वो इसीलिए हूँ कि मुझे ये लगा कि यार अब थोड़ा सा वक्त खुद को देना है, थोड़ा सा ज़रा चलो लाइफ को कुछ और तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। बहुत कुछ है, वो एक ही डायरेक्शन में एक ही काम करते करते भी मोनोटोनस हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ, वो ब्रेकडाउन आता है, और वो ब्रेकडाउन फिर कहीं ना कहीं आई थिंक उसमें बहुत हेल्प आउट होता है। जब आप बीइंग मदर काम कर रहे हो ना, तो आप पे जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, तो वो बहुत एक, उसको मैं कहती हूँ इट्स जस्ट अ फिट, वो कुछ देर के लिए होता है, और फिर उसके बाद देन आई गॉट टू नो कि अच्छा अभी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कम बैक टू द लाइफ। आपको पता चलता है कि ये सब चल ही इस वजह से रहा है क्योंकि मैं हूँ, कि मैं हूँ। पढ़ाती नहीं है? पढ़ाती नहीं, और कितना अर्सा हो गया पढ़ाते हुए? तकरीबन इस वक्त 10 साल हो गए। 10 साल हो यूनिवर्सिटीज़ में ही पढ़ाना शुरू किया था। शुरुआत पंजाब यूनिवर्सिटी से की थी, विजिटिंग लेक्चरर पे, और फिर उसके बाद लाहौर गिरिजन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, 1 साल वहाँ पर रही, और अब पिछले तकरीबन अब ये 8वां साल है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के साथ। क्या, कौन से डिपार्टमेंट है? मैं मास कम्युनिकेशन, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और वहीं पर ही मीडिया के सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। तो बड़े करीब से आप तो ट्रांसलेशन मिलती होगी आज के नौजवान की आपको, वो क्या सोचता है? क्या सोचता है आज का नौजवान? अगर मैं बात करूँ एज स्टूडेंट, बात करूँ कि जो शागिर्द हमारे पास आते हैं, तो 2 तरह की अप्रोचेस हमें उनमें नज़र आती है। एक तो ये है कि आज का बच्चा बहुत प्रोएक्टिव है। जो लोग ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको कुछ नहीं पता, मैं इस बात को नहीं मानती। मैं ये कहती हूँ कि डिपेंड करता है एक उस्ताद पर कि वो अपने बच्चे में कितनी ज़ील और ज़ेस्ट डालता है, और उसको पता है कि मेरी आगे आने वाली क्लास में ये बच्चा कितना प्रिपेयर होकर आएगा। जितना वो प्रिपेयर होगा, मुझे उससे तकरीबन 50% ज़्यादा ही प्रिपेयर होना है, और उससे ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए, उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद अ यंग लॉट, जब आप ग्रेजुएशन को, एमफिल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, तो फिर आपको उनकी एनर्जी को मैच करना, आपको उनके सवालात के जवाबात उस लेवल पर जाकर देना जहां उनका सेटिस्फेक्शन लेवल भी दिखाई दे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से एक तो ये चीज़। दूसरी जो बात मुझे फील होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम शागिर्द थे, तो मुझे कहीं ना कहीं वो अदब, वो एहतराम जो हमने अपने असातिज़ा का किया है, वो आज के दौर में थोड़ा कम है। देखो ठीक है, वो बहुत हद कैजुअल हो गया। हाँ, वो बहुत हद तक जो है वो बच्चे उसको बड़ा इनफॉर्मल सा लेते हैं। लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ कि ये अगेन उस्ताद पर डिपेंड करता है कि आपने इज़्ज़त कैसे करवानी है। अगर आप में इतने गट्स हैं, अगर आपको पता है कि मेरी क्लास में आने का ये डेकोरम है, ये डिसिप्लिन है, और जो इससे बाहर जाएगा ही और शी हैज़ टू बी आंसरेबल इन फ्रंट ऑफ मी, तो मेरे ख्याल से वो भी कहीं ना कहीं आप ओवरकम कर जाते हैं। तो आज का जो स्टूडेंट है वो सोचता है, चीज़ों को देखता है, उसकी एक्सेस ज़्यादा है, रसाई ज़्यादा है, और वो उतना ही तैयार होकर आता है आपसे सवाल करने के लिए। लेकिन जो कुछ मिल रहा है, मेरे ख्याल में अगर उसमें खुशी तलाश कर ली जाए, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। आप भी आइएगा, आपके लिए कवाली नाइट रखी है। कंजर्वेटिव कंसीडर किया जाए तो उनको कंजर्वेटिव समझा जाता है जब आपने बच्चों को वो कल्चर दे दिया। चली कहानी में ये किताब आपको इशफाक अहमद साहब के साथ साथ खुद से मुलाकात का भी मौका देगी।
आप जैसी मूर्तियों को इस मुआशरे की ज़रूरत है